सबसे पहले अपने लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं फटाफट। कंसंट्रेशन आप लोग थोड़ा सा हाई रखना ताकि जो आप लोग रिवीजन करके बैठे हैं वो कीवर्ड्स आप लोग को फटाफट रिकैप्चुलेट होता चले। ठीक है, कोई नोटिफिकेशन आए कुछ भी आए थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करो और 20-25 मिनट अपने लोग टाइम लेंगे पूरे ऑर्गेनाइजिंग को रिवाइज करने में। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में वर्ड आ रहा है ING, तो आपका आंसर हमेशा प्रोसेस से ही स्टार्ट होगा। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? देखो अगर थोड़ा सा हम एक बार जस्ट ब्रीफ करें तो ऑर्गेनाइजिंग के पहले प्लानिंग आता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला टॉपिक होता है प्लानिंग। प्लानिंग में आप बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्लूप्रिंट डेवलप करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली रिसोर्सेज को गैदर करना। लेकिन रिसोर्स को गैदर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप सबसे पहले अपने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। जितना भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज है सबसे पहले आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं और जो भी सेम एक्टिविटीज है, जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको आप ग्रुप कर लेते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। सबसे पहले जितना भी एक्टिविटीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उनको आप आइडेंटिफाई कर लो और उनको साथ में ग्रुपिंग कर लो। एक बार आपका ग्रुपिंग हो चुका उसके बाद आपको रिसोर्सेज इकट्ठा करना पड़ेगा। कौन सा तरह का रिसोर्स लेना पड़ेगा? फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स और कोई भी अदर रिसोर्स अगर आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स, तो आप उसको इकट्ठा कर लो। रिसोर्स इकट्ठा करने के बाद आपको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। किसके पास कितना अथॉरिटी रहेगा, किसको किस काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, इसको आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या बोला वापस एक बार, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? इट्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज। आइडेंटिफाई एक्टिविटीज एंड ग्रुप दी एक्टिविटीज। उसके बाद आपको क्या करना है? रिसोर्सेज को गैदर करना है। ब्रिंग रिसोर्सेज टुगेदर। कौन सा रिसोर्सेज? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज। उसके बाद आपको क्या करना है? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग का जो सबसे मेन एम है ना, वो होता है लोगों को साथ में इकट्ठा करना। ऑर्गेनाइजिंग का मेन एम ही होता है लोगों को इकट्ठा करना ताकि वो लोग कॉमन गोल के लिए काम कर सके। कॉमन गोल क्या होता है? जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, जो हम लोग प्लानिंग प्रोसेस में डिटरमाइन करते हैं। से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मिनिमाइजेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन, अलग अलग तरीके का सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है। तो लोगों को इकट्ठा करना ताकि कॉमन गोल के लिए वो लोग काम कर सके। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है जिस फ्रेमवर्क के अंदर आपको ऑपरेट करना होता है। वापस एक बार एकदम सिंपल, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? 3 चीज आपको लिखना है प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो और उनको ग्रुप कर लो। उसके बाद सारा रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा कर लो। कौन सा रिसोर्स? फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, अदर रिसोर्स। उसके बाद अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट कर दो। इसका मेन एम क्या है? लोगों को इकट्ठा करना ताकि कॉमन गोल के लिए वो लोग काम कर सके। एंड अल्टीमेटली आपको क्या करना है? एक ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है। इस फ्रेमवर्क के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करना होता है। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक अपने लोग का है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है, CATGDRSC। आप लोग को नहीं याद रहता है तो आप लोग अपने हिसाब से भी याद रख सकते हैं। सबसे पहला C से आता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजिंग में जब जब कोऑर्डिनेशन वर्ड आएगा, जब जब कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन वर्ड आएगा, इसका मतलब ही होता है यूनिफाइंग और हार्मोनाइजिंग। क्या करना है आपको? यूनिफाई। यूनिफाई मतलब होता है एक इकट्ठा करना, हार्मोनाइज मतलब सिंक्रोनाइज करना। तो यूनिफाइंग एंड हार्मोनाइजिंग क्या? इंडिविजुअल एंड ग्रुप का एफर्ट। अपने ऊपर बात किए थे ना, इट एनेबल पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। ये वही चीज है। आपको अल्टीमेटली क्या करना है? आपको सबसे पहले यूनिफाई करना है, हार्मोनाइज करना है इंडिविजुअल और ग्रुप के एफर्ट को। आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जब आप क्रिएट करता है, ऊपर वाले प्रोसेस में हम लोग किए थे, जब भी आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करता है, इससे आपका कंफ्लिक्ट और कंफ्यूजन कम हो जाता है। क्योंकि हर मैनेजर को पता होता है कि भैया उसको ऑर्डर किसको देना है और हर इंसान को पता होता है कि उसको ऑर्डर किससे लेना है। तो हम क्या बोला? सबसे पहले हम लोग पढ़े कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में बेसिकली होता क्या है? हम लोग हार्मोनाइज करते हैं, यूनिफाई करते हैं। क्या चीज? इंडिविजुअल के एफर्ट को और ग्रुप के एफर्ट को। इंडिविजुअल के एफर्ट को और ग्रुप के एफर्ट को। जब आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है तो इससे कंफ्लिक्ट और कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं। सर कैसे खत्म होता है? क्योंकि हर मैनेजर को पता होता है कि उसको किस बंदे से
ऑर्डर लेना है और हर सबऑर्डिनेट को पता होता है कि उसको किसको आंसर करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो सी ए से हो गया आपका एड टू मैनेजमेंट। एड टू मैनेजमेंट मतलब होता है मैनेजमेंट का जितना भी बाकी सारा फंक्शन है उन फंक्शंस को प्रॉपरली काम करने में हेल्प करते हैं। CAT टी हो गया आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। जब ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपको एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है, लोग उसको ग्रुप करना है, रिसोर्स लेना है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो बेसिकली क्या है, ये क्रिएटिव प्रोसेस है, ये क्रिएटिव प्रोसेस है। प्लस आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं। जब भी आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना कुछ पावर सामने वाले को डेलीगेट कर देते हैं। तो जब आप अपना पावर किसी को डेलीगेट करता है तो जो नीचे वाला बंदा है ना, जिसको पावर मिला है, वो बंदे के अंदर मैनेजरियल स्किल्स डेवलप होते हैं, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, जो पॉइंट मेरे हिसाब से आप लोग को स्किप कर देना चाहिए, कोई भी आप लोग को 5 याद रखना है। तो CAT, उसके बाद हो गया आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे देखो क्या है, हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में कोशिश करते हैं कि हम लोग सही इंसान को सही जॉब में प्लेस करें, सही इंसान को हम लोग सही जॉब में प्लेस करें। क्योंकि अगर आपने सही इंसान को सही जॉब में प्लेस नहीं किया तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन कभी भी नहीं होगा। आपको अकाउंटिंग का काम पसंद है, अगर आपको मार्केटिंग के काम में डाला गया तो आप कभी भी अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाएगा। सो अगर आपने राइट पर्सन को राइट जॉब में डाला, इससे फायदा क्या होता है, एक तो आपका रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, कोई भी काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा, कोई भी काम का ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान को पता है कि उसको क्या काम करना है, उसका रोल क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन सब चीजों को क्लियरली बता दिया जाता है। हम क्या बोला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कैसे होता है, एक ही तरीके से जब आप सही इंसान को सही जॉब रोल में प्लेस करते हो। तो जब आप सही इंसान को सही जॉब में रोल प्लेस करता है तो सही इंसान को सही जॉब में प्लेस करने से फायदा क्या होता है, आपका सबसे पहला रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, कोई भी काम का ओवरलैपिंग नहीं होता है। ओवरलैपिंग मतलब क्या हो गया, आपको लगा हम कर लेगा, मेरे को लगा आप कर लेगा, दोनों ही छोड़ दिया, ओवरलैपिंग। कोई भी काम का डुप्लीकेशन नहीं होता है, मेरे को लगा कि आप कामचोर है, हम काम कर लेते हैं, आपको लगा हम कामचोर है, आप काम कर लेते हैं, दोनों कर लिया, काम का डुप्लीकेशन हो गया। और लास्ट, क्योंकि हर इंसान को पता है उसको क्या काम करना है, उसका रोल क्या है, इसीलिए कोई भी काम का डुप्लीकेशन ओवरलैपिंग नहीं होता है। स्पेशलाइजेशन, हम लोग ऊपर क्या बात किए थे कि आपको अपने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना और उनको ग्रुप करना है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक बड़े जॉब को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे कॉम्पैक्ट जॉब्स में, और जो सिमिलर जॉब्स होते हैं ना उनको फिर हम लोग ग्रुप कर देते हैं, और हर उस ग्रुप एक्टिविटी के लिए हम लोग एक मैनेजर को असाइन कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपके काम में एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और स्पीड आता है। जब भी डिवीजन ऑफ वर्क होता है, जब भी डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो आप के अंदर स्पेशलाइजेशन आता है। आप एक ही काम को जब बार बार करते हैं तो आप उस काम में एफिशिएंट, इफेक्टिव और स्पीड, आप एक ही वर्ड लिख सकते हैं। अगर आप एफिशिएंट इफेक्टिव लिखा है तो आपको स्पीड लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इफेक्टिव नहीं लिख रहे तो आपको फिर स्पीड लिखने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 5 पॉइंट हो गया जो आप लोग आराम से अपने इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं। एक बार अगर फटाफट वापस रिकॉल करें तो हम लोग सबसे पहले बात की कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिफिकेशन एंड हार्मोनाइजेशन। किस चीज का, इंडिविजुअल और ग्रुप के एफर्ट का। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया जाता है, हर मैनेजर को पता होता है कि उसको किसको ऑर्डर देना है और किससे ऑर्डर लेना है। A2 मैनेजमेंट, वेरी सिंपल पॉइंट, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करता है। जब भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है तो जिस बंदे को डेलीगेशन किया जाता है उस बंदे के अंदर भी मैनेजरियल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होते हैं। फिर हम लोग बात की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होता है, जब आप सही पर्सन को सही जॉब में प्लेस करते हैं तो जब आप सही पर्सन को सही जॉब में प्लेस करते हैं तो इससे होता क्या है, इससे आपका रिसोर्सेज ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज होता है, इससे आपका काम का कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है, काम का कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है। और लास्ट हम लोग बात की स्पेशलाइजेशन के बारे में। जब आप एक बड़े जॉब को छोटे छोटे कॉम्पैक्ट जॉब में स्प्लिट कर देते हैं और उन स्प्लिटेड का कंबाइंड जॉब्स के लिए आप एक मैनेजर को असाइन कर देते हैं, इससे क्या होता है, आपके काम में स्पेशलाइजेशन आता है, काम में एफिशिएंसी आता है, इफेक्टिवनेस भी आता है। तो आई थिंक यहां तक क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े अपने लोग, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो 5 स्टेप्स है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में जिसको हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने काम को डिवाइड करना है, डिवीजन ऑफ वर्क।
उसके बाद सिमिलर एक्टिविटीज को आपको ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद आपको उसमें मैनेजर असाइन करना है, मतलब आपको उसको ड्यूटी असाइन करना है। ड्यूटी असाइन करने से काम नहीं चलेगा, आपको अगर किसी भी बंदे से काम करवाना है तो आपको उसको अथॉरिटी देना पड़ेगा। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। और उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के रख दिया है, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकते। तो एक बार अगर डिटेल में देखें तो हम लोग क्या बात की, सबसे पहला आपको अपने काम को डिवाइड करना है। हम लोग क्या करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम को छोटे छोटे काम में तोड़ देते हैं और उनको तोड़ देते हैं और उसको कंबाइन कर देते हैं कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट स्टेप में। बट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बड़े जॉब को छोटे छोटे एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन कर दे रहे। इससे होता क्या, इससे स्पेशलाइजेशन आता है, ऊपर पढ़े थे। इससे जब भी आप अपने काम का स्प्लिटिंग करो, जब भी आप अपने काम को डिवाइड करो, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि आपने सारे एक्टिविटीज को कवर कर दिया। एक बार आपका डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, अब आप क्या करो, सिमिलर जॉब्स को कंबाइन कर दो। सिमिलर जॉब्स को कंबाइन करके उनको डिपार्टमेंट का नाम दे दो या फिर एक डिवीजन का नाम दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज। फॉर एग्जांपल परचेज का ऑर्डर लगाना, परचेज करना, उसका इंस्पेक्शन करना, उसको स्टोरेज करना, इसको बना दो परचेज डिपार्टमेंट। तो आप क्या किया, सेकेंड स्टेप में सारे एक्टिविटीज, सारे रिलेटेड एक्टिविटीज को कंबाइन किया और कंबाइन करके उसको एक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। और हर डिपार्टमेंट के ऊपर में आपने एक मैनेजर को इंचार्ज कर दिया। डिपार्टमेंट को हम लोग अलग अलग तरीके से क्रिएट करते हैं, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है आप फंक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से डिवाइड कर दो, या कोई कोई लोग प्रोडक्ट के हिसाब से भी डिवीजन बना देते हैं। से मान लो स्टेशनरी डिवीजन, या मान लो होटल डिवीजन, जैसे आईटीसी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उनको ड्यूटीज असाइन करना पड़ता है। आपने आपको जब भी किसी से काम करवाना है तो आपको उनको सबसे पहले ड्यूटी देना पड़ेगा। काम कराने के लिए आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो आप सामने वाले को काम दे रहे हैं, वो उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से मैच होना चाहिए। कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज, इसके हिसाब से मैच जरूर होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं असाइनिंग ड्यूटी। जब भी आप किसी को कोई काम अलॉट करेगा तो ध्यान रखना वो उसके कैपेबिलिटी से मैच करे। कैपेबिलिटी से मैच कराने के हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा उसके एक्सपीरियंस, उसके क्वालिफिकेशन, उसके एप्टीट्यूड और उसके इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि वो काम उसके इंटरेस्ट का होना चाहिए, उसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब काम देने से वो काम करना चालू नहीं करेगा जब तक उस इंसान को एडिक्वेट अथॉरिटी ना दिया जाए। तो एडिक्वेट का मतलब होता है ना कम ना ज्यादा, क्योंकि किसी भी बंदे को जब आप एडिक्वेट से ज्यादा पावर दे देता है तो अपने पावर का मिसयूज करता है, और जब भी आप उसको एडिक्वेट पावर से कम देता है तो वो अपने जॉब रोल को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। लास्ट हम लोग बात की कोऑर्डिनेशन। तो क्योंकि आपने बहुत सारा डिवीजन बना के रखा है तो आपको क्या करना पड़ता है, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन से ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। क्लियर है आप लोगों को 5 पॉइंट। सबसे पहले काम को डिवाइड करो, उसके बाद उसको ग्रुप करो, उसके बाद ड्यूटीज असाइन करो, ड्यूटी असाइन करने के बाद काम को डेलीगेट करो, एंड अल्टीमेटली सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करो। हम लोग आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का था फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट कैसे होता है, डिवीजन ऑफ लेबर या फिर डिवीजन ऑफ वर्क के थ्रू। इसका जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है वो हमेशा रिटर्न होता है, क्या इसके मेंबर्स को फॉलो करना होता है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑफिशियल लाइन के थ्रू होता है, मतलब जो भी कम्युनिकेशन होता है उसका एक रिटन रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसका मेन प्रिंसिपल है डेलीगेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता ही है डेलीगेशन के थ्रू, जब आप अपने कुछ पावर्स को सामने वाले को डेलीगेट कर देते हैं। हालांकि डेलीगेशन के लिए अपने पास अलग से पूरा टॉपिक है। इनफॉर्मल का बात करें तो इनफॉर्मल कोई क्रिएट नहीं करता, ये अनप्लान्ड होता है, अपने आप क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है, जब भी दो लोगों के बीच में कोई कॉमन टेस्ट होता है, कोई लैंग्वेज होता है, कोई इंटरेस्ट होता है। आपको मेरे को दोनों को क्रिकेट पसंद है, हम लोग दोनों का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिटन रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। जो भी एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है, जो भी एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड होता है, वो सब लोग को मानना पड़ता है। हम लोग 4 लोग हैं, हम लोग 4 लोगों ने मिलकर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। हमारे चारों के बीच में कोई रिटन रूल्स नहीं होगा, लेकिन अगर हम चारों के बीच का एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है कि जब भी हम लोग बाहर घूमने जाएंगे कोई ड्रिंक नहीं करेगा, तो हम लोग को उसको मानना पड़ेगा। उसके बाद इसको हम लोग क्यों बनाते हैं, यही बनता क्यों है, इंसान के साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, हम लोग का साइकोलॉजिकल नीड है
इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में मैस्लोज नीड करके, तो साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए। इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, और ये बनता है वॉलेंटरी, अपने आप बनता है, इसको बनाया तो नहीं जा सकता। ठीक है, इसी के संग हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसका नाम है आप लोग का लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का और एक नाम है स्केलर और एक नाम है हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड होता है, एक के नीचे एक के नीचे एक डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड होता है। अनब्रोकन लाइन होता है, मतलब एक आदमी के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा। जो इंसान सबसे टॉप में, उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते रहते हैं। ऑब्वियस सा बात है कि जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो टॉप टू बॉटम फ्लो करते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बॉटम टू टॉप फ्लो करते हैं। अथॉरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा। हर सुपीरियर का अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल रहता है, और जो भी सबॉर्डिनेट होता है वो केवल एक ही सुपीरियर को अकाउंटेबल होता है। मल्टीपल बॉसेस, मल्टीपल ओनर का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी तक हम लोग 3 बात की। यहाँ स्केलर चेन ऑफ कमांड में डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड होता है, स्केलर चेन में डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड होता है। अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप फ्लो करता है। हर सुपीरियर का अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, और हर सबॉर्डिनेट को एक ही सुपीरियर को अकाउंटेबल होता है, एक ही को उसको जवाब देना पड़ता है। ही इज आंसरेबल ओनली टू वन सुपीरियर। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड होता है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ही होता है जब एक बंदा कमांड देगा, मल्टीपल कमांड देने वाला कोई नहीं है। ये 3 चीज के लिए चैनल प्रोवाइड करता है, एक तो कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर होता क्या है, एक जितना भी आपका ये डिपार्टमेंट क्रिएट होता है, वो सारा डिपार्टमेंट सेल्फ सस्टेन्ड होता है, मतलब उसको किसी एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से कोई हेल्प लेने का जरूरत नहीं होता है। हर डिपार्टमेंट अपना सेल्फ सस्टेनिंग डिपार्टमेंट होता है, सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे आत्मनिर्भर होता है। ठीक है, एक बार अगर फटाफट वापस बोले तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड होता है, मतलब अनब्रोकन लाइन होता है। हर सुपीरियर का अपने सबॉर्डिनेट पे पूरा कंट्रोल है, हर सबॉर्डिनेट को किसी एक ही सुपीरियर को आंसरेबल होना है। अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप फ्लो करते हैं, यानी कि यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड है। ये 3 चीजों के लिए चैनल प्रोवाइड करता है, विच इज योर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इसी के संग हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, मतलब स्केलर चेन ऑफ कमांड तो है ही, उसके संग संग अलग से स्टाफ को ऐड किया जाता है। अब ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं ना, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के लोग जनरलिस्ट लोग होते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं होते, जनरलिस्ट होते हैं। तो उन लोगों को सपोर्ट देने के लिए स्पेशलिस्ट लोगों को ऐड किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप लोग प्लीज सब लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, देखो क्या लिखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, सारे काम को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जितना भी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम, सॉरी जितना भी एक डिपार्टमेंट का या फिर जितना भी एक डिवीजन का काम होता है, उसको हम लोग 2 हेड्स में क्लासिफाई करते हैं। एक हो गया आपका लाइन एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। हम लोग ने क्या किया, एक पूरे डिपार्टमेंट के काम को 2 हेड्स में क्लासिफाई किया। एक हो गया आपका लाइन एग्जीक्यूटिव और एक हो गया आपका स्टाफ पर्सोनल। लाइन एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जिनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। जो लोग जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट मतलब कोई काम में स्पेशलाइज नहीं है, सब काम उनको आता है लेकिन स्पेशलाइज नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक डिवीजन को 2 हेड में क्लासिफाई किया। एक हो गया आपका लाइन एग्जीक्यूटिव और एक हो गया आपका स्टाफ पर्सोनल। लाइन वाले का काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, और वो लोग जर्नलिस्ट होते हैं। और स्टाफ का काम क्या होता है, लाइन वाले को एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करना, क्योंकि ये लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, ये लोग स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद सब्सटेंटिव फंक्शन, मतलब जो स्टाफ वाले लोग होते हैं ना, जो स्टाफ पर्सनल है, वो लोग लाइन वाले को केवल एडवाइस देने का काम करते हैं। तो स्टाफ वाला जो है ना, वो एक सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट मतलब एक एडिशन है। तो वो लोग क्योंकि एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस हमेशा नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है। स्पेशलिस्ट स्टाफ वाला जो भी एडवाइस देता है लाइन वाले को, वो लाइन वाला के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होता है, उसको मानना है तो माने, नहीं मानना है तो मत माने। स्टाफ का जरूरत क्यों आया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइन वाले के ऊपर प्रेशर कम रहे, वो क्लेरिकल या कुछ कुछ चीजों से वो फ्री हो जाए, वो उसका हॉराइजन बढ़ जाए, उसका आउटलुक इंक्रीज हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ प्रेशर उनसे लेना पड़ता है। उस प्रेशर को लेके हम लोग दे देते हैं उसको स्टाफ वाले को,
या फिर अगर ऐसा कोई मैटर है जिसपे आपको कोई एक्सपर्ट ओपिनियन या फिर एक्सपर्ट गाइडेंस का जरूरत है, तो उन केसेस में हम लोग स्टाफ को ऐड करते हैं। क्लियर है आप लोग को? वापस हम एक बार बोल रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हम लोग क्या करते हैं, एक डिवीजन को, एक डिपार्टमेंट को दो हेड्स में क्लासिफाई कर दिए। एक हो गया आपका लाइन एग्जीक्यूटिव, एक हो गया आपका स्टाफ पर्सन। लाइन एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, और वो लोग जर्नलिस्ट होते हैं। और स्टाफ का काम क्या होता है, एक्सपर्ट एडवाइस देना, मैनेजरियल एडवाइस देना, मैनेजरियल असिस्टेंस देना। उसके बाद हम लोग क्या बात किए कि जो मेन पावर है ना, जो मेन पावर है वो हमेशा लाइन वाले के पास ही होता है। स्टाफ वाला केवल एक सप्लीमेंट होता है। अब स्टाफ का जरूरत क्यों आ पड़ा, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन का जरूरत पड़ता है, वो लोग तो जर्नलिस्ट होते हैं लाइन वाले। तो जहां पे आपको एक्सपर्ट ओपिनियन का जरूरत पड़ता है, जहां पे आप लाइन वाले से क्लेरिकल काम के बर्डन को कम करना चाहते हैं, तो वहां पे आप स्टाफ को ऐड कर देते हैं, ताकि वो लोग अपने रूटीन काम पे फोकस करें और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए स्टाफ को रेफर करें। लेकिन हमेशा याद रखना कि लाइन स्टाफ का जो ओपिनियन है, जो एडवाइस है, वो कभी भी लाइन के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहेगा। वो चाहे तो उसको माने, ना चाहे तो उसको नहीं माने। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलिए। जैसे हम इस पे वापस डिटेल बता रहे हैं, जैसे मान लो अगर आप इसी डायग्राम को देखिएगा, तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है ना, वो केवल अपने प्रोडक्शन पे फोकस करेगा। कोई भी अगर R&D करना है तो उसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस ले लेगा। अगर उसको मार्केट से कुछ फोरकास्ट डेटा चाहिए तो वो स्टाफ वाला को बोलेगा आप फोरकास्ट करके ला के दो। या अगर मान लो कोई टेक्निकल एडवाइस का जरूरत है, मशीन में कोई टेक्निकल एडवाइस वगैरह चाहिए, तो वो बाहर वाले से ले लेगा। वो केवल अपना रूटीन काम पे फोकस करेगा। हाँ, लेकिन जो वो डेटा ले रहा है वो हमेशा एडवाइजरी नेचर का है। तो आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। ठीक है, आगे बढ़े अपने लोग। चलिए, नेक्स्ट आप लोग का दो टॉपिक और है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के हिसाब से स्प्लिट करते हैं। फंक्शन समझते हैं ना आप लोग, जैसे मान लो परचेज हो गया, सेल हो गया, फंक्शन के हिसाब से सेल, HR, फाइनेंस, इन सब चीजों के हिसाब से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं। और डिवीजन स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पर हम लोग कोई प्रोडक्ट के हिसाब से, कोई पर्टिकुलर मान लो कोई सेगमेंट है, कोई लाइन सेगमेंट है, उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंपनी का जो मेजर या कोई बेसिक फंक्शन होता है उसको हम लोग अलग से एक डिपार्टमेंट का नाम दे देते हैं। जैसे मान लो सेल हो गया, परचेज हो गया, HR हो गया, उसको हम लोग अलग से एक डिवीजन का नाम दे देते हैं। और बेसिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिटेल स्टोर का बात करो, तो एक रिटेल स्टोर का एसेंशियल फंक्शन क्या होता है, गुड्स को बाई करना, गुड्स को सेल करना, फाइनेंस अरेंज करना। तो हम लोगों ने क्या किया, एक रिटेल स्टोर को बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, 3 डिवीजन में हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर दिया। ये हो गया आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट के बेसिस में। प्रोडक्ट के बेसिस में हम लोग डिवाइड करते हैं, और हर डिवीजन अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। मतलब हर डिवीजन का अपना सेल, HR, परचेज, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। लीव का भी, जो लीव डिवीजन है उसका भी अपना सेल, HR, परचेज सब कुछ इंडिपेंडेंट होगा। दो डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के संग कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। सबका अपना अलग अलग फाइनेंशियल रिसोर्स है, अपना अपना मैनेजरियल रिसोर्स है, आत्मनिर्भर है, आपको दूसरे पे डिपेंड होने का कोई जरूरत नहीं है। ईच डिवीजन लुक्स आफ्टर इट्स ओन प्रोडक्शन, सेल एंड फाइनेंस। ये कहाँ पे किया जाता है, उस जगह पे किया जाता है जहां पर या तो प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, या मान लो जहां पर बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, या मान लो आपको प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपैंड करना है, इसीलिए आपको उस डिवीजन पे ज्यादा फोकस देने का जरूरत है। या मान लो हर डिपार्टमेंट पे आपको इंडिविजुअल ज्यादा फोकस देने का जरूरत है, वहां पर इस चीज को यूज किया जाता है। तो 3 चीज आपको लिखना पड़ेगा कि ये वाला जो मेथड है ये कहाँ पे यूज किया जाता है। जहां पर या तो आपका प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो, या तो आपको ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ता है प्लांट एंड मशीनरी पे, या फिर मान लो प्रोडक्ट एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन ही मेन अपने लोग का फोकस है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन 3 चीज का प्रोसेस है। डेलीगेशन में 3 चीज होता है। सबसे पहले एक तो आप लोगों को अपना ड्यूटी असाइन करते हैं, ड्यूटी असाइन करने के बाद उन लोगों को अथॉरिटी देता है,
और अथॉरिटी देने के बाद उन लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पोज करते हैं। आपको केवल डेलीगेशन का डेफिनेशन पूछा गया तो, लेकिन इतना सा लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये तो उसका 3 मेन एलिमेंट हो गया बेसिकली देखा जाए तो, कि डेलीगेशन क्या, डेलीगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, उसके बाद आपको उसको उनको अथॉरिटी देना पड़ता है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करना पड़ता है। आप कुछ कुछ चीज इसका कैरेक्टरिस्टिक से लिख सकते हैं ताकि आप आंसर में एटलीस्ट 3-4 लाइन क्लियर लिख सको। तो एक बात तो भैया बहुत सिंपल है कि जो अथॉरिटी होता है ना वो हमेशा डाउनवर्ड ट्रैवल करते हैं। अथॉरिटी सुपीरियर हमेशा सबऑर्डिनेट को देते हैं। ध्यान रखिएगा, अथॉरिटी केवल रूटीन मैटर्स के लिए दिया जाता है। हम आपको, अगर मेरे को आपको कोई चीज का अथॉरिटी देना है तो हम केवल उन चीज का अथॉरिटी देगा जो क्लेरिकल नेचर का, रूटीन नेचर का काम है। जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है उस चीज का अथॉरिटी हम आपको कभी भी नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग अथॉरिटी देते हैं हम आपको उतना ही अथॉरिटी दे सकते हैं, हम आपको उतना ही डेलीगेशन कर सकते हैं जितना मेरे पास पावर हो। वन कैन नॉट डेलीगेट पावर ही डजंट हैज। आप उतना ही डेलीगेशन कर सकते हो जितना आपके पास पावर है। जब भी आप अथॉरिटी, जब भी आपको डेलीगेशन करता है आप हमेशा कुछ लिमिट लगा सकते हैं, कुछ चेक लगा सकते हैं जिससे ज्यादा वो पावर को एक्सरसाइज ना कर सके। मैनेजर में लिमिट अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। और जब मैनेजर को लगता है कि नहीं मेरे को पावर वापस लेना चाहिए तो वो अपने दिए गए पावर को, दिए गए डेलीगेशन को वापस भी ले सकते हैं।